प्यारे बच्चों, क्लास 12th के अर्थशास्त्र में चैप्टर 3 लेखांकन अवधारणा और मापन में जितना भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है सबों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, इसको लिख लीजिए, याद कीजिए, परीक्षा में आ सकता है। और नोट्स देखना है तो आप मेरे इस ब्लॉगर के साइट पे भी जाके नोट्स को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है कि एक देश में सभी समान निवासियों द्वारा एक वर्ष की अवधि में अर्जित कुल साधन या कारक आय का जोड़ होता है। साधन आय मतलब भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस, वो सभी साधन है। उसका जो आय होता है उसको जोड़ देंगे तो वो मेरा राष्ट्रीय आय कहलाएगा। तो फॉर्मूला है NY बराबर सिग्मा I बराबर 1 to N FYI। तो इसमें NY हो गया सो राष्ट्रीय आय है, सिग्मा मतलब होता है कुल जोड़, F मतलब फैक्टर इनकम तो मतलब साधन आय, और साधन आय या कारक आय में क्या आएगा? मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ, और जो N है वो एक देश के सभी समान निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक एवं द्वितीय केंद्र या क्षेत्र के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो ये तो 10th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में मोटे तौर पर उन गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों को विदोहन करती है, जैसे कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप, वन एवं लट्ठे बनाना, मछली पालना, खनन एवं उत्खनन। करने मतलब है प्रकृति से जो सीधे तौर पर हमको वस्तुएं, सेवाएं प्राप्त होती है वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाती है। जैसे अगर हम लोग फूल का उत्पादन करते हैं तो वो प्रकृति फूल को तैयार करेगी तो वो प्राथमिक क्षेत्र का काम कहलाएगा। मधुमक्खी पालना ये भी प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। द्वितीय क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में उन गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल की सहायता से दूसरी वस्तुएं तैयार करते हैं, जैसे विनिर्माण, जल, विद्युत, गैस आपूर्ति और निर्माण। अब द्वितीय क्षेत्र में जैसे गेहूं प्रकृति द्वारा तैयार हुआ, अब गेहूं से हम आटा बनाएंगे, आटा से रोटी बना रहे हैं, तो ये क्या हुआ? प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को लेकर हम उसका सामान बना रहे हैं, तो निर्माण संबंधी जितना भी काम होगा वो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। इसको हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तीसरा है अंतर स्पष्ट करें। तो अंतर क्या क्या है? तो घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर बताना है, मध्यवर्ती वस्तु एवं अंतिम वस्तुओं में अंतर, और साधन आय तथा हस्तांतरण आय में। इसमें से कोई दो भी आ सकता है एग्जाम में, तीनों आ सकता है। तो पहला अंतर हम लोग जानते हैं घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, देश के घरेलू क्षेत्र के उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को बताता है, जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश के समान निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। यहाँ देख रहे हैं दोनों में अंतिम वस्तु मतलब होता है जैसे जो कच्चा माल होता है वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाता है, और मतलब गेहूं आपका मध्यवर्ती वस्तु। गेहूं से आटा, आटा से फिर रोटी जो बनता है तो रोटी क्या हो गया? अंतिम वस्तु हो गया। तो अंतिम वस्तु का बाजार मूल्य का जोड़ होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। GDP एक क्षेत्रीय घरेलू धारणा है जो देश के घरेलू क्षेत्र तक सीमित होती है, जबकि GNP एक राष्ट्रीय धारणा है जिसका संबंध देश के समान निवासियों के साथ होता है। तो GDP का फॉर्मूला होगा GNP माइनस शुद्ध विदेशी आय। GNP का फॉर्मूला होगा GDP प्लस शुद्ध विदेशी साधन आय। GDP एक संकुचित धारणा है जो केवल घरेलू क्षेत्र तक सीमित होती है, जबकि GNP एक व्यापक धारणा है जिसमें शुद्ध विदेशी साधन आय शामिल होते हैं। अगला अंतर है मध्यवर्ती वस्तु तथा अंतिम वस्तु। तो अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर लिया है। मतलब गेहूं से आटा बन गया, आटा से रोटी बन गया, तो रोटी जो हुआ अंतिम वस्तु है, मतलब सभी उत्पादन की सीमा को पार कर गया। मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तुएं हैं जो अभी उत्पादन की सीमा रेखा में है। मतलब गेहूं से आटा बना, तो आटा को तो हम लोग फाकेंगे नहीं, उसका रोटी बनाएंगे। तो मध्यवर्ती वस्तु क्या है? अभी उत्पादन की सीमा में है, इसमें कोई मूल्य जोड़ना शेष नहीं है। अंतिम वस्तु जो है वो उसमें सारा मूल्य जुड़ा हुआ रहता है। जैसे गेहूं
का जब आटा बनेगा तो आटा वाला गेहूं का मूल्य को जोड़कर आटा को बेचेगा, और आटा वाला जब किसी होटल में घर में अगर देता है तो उसमें आटा का मूल्य जुड़ा हुआ रहता है। मध्यवर्ती वस्तुओं से मूल्य जोड़ना शेष रहता है। अंतिम उपभोग करने वालों, जिसमें उपभोक्ता तथा उत्पादक सम्मिलित होते हैं, के लिए तैयार होती है, जबकि अंतिम उपभोग के लिए तैयार नहीं रहती। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए अंतिम वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए सम्मिलित नहीं किया जाता। मतलब मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य हम लोग राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ेंगे, जो अंतिम वस्तु का मूल्य रहेगा उसी को जोड़ेंगे, जैसा कि अभी हम लोग राष्ट्रीय आय की परिभाषा में देखें। अगला क्वेश्चन है साधन आय तथा स्थानांतरण आय में अंतर। तो साधन आय या कारक आय से अभिप्राय उत्पादक के कारकों की आय से, जिसे मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ, जो क्रमशः श्रम, भूमि, पूंजी तथा उद्यमकर्ता को प्राप्त होता है। स्थानांतरण आय से अभिप्राय उस आय से है जो सेवाओं के पुरस्कार के फलस्वरूप प्राप्त नहीं होते हैं, या जिसके बदले कोई वस्तु या सेवा प्रदान नहीं की जाती, या एक प्रकार से नगद उपहार, छात्रों को छात्रवृत्ति, वरिष्ठ नागरिकों, वृद्धा पेंशन आदि। मतलब बिना काम किए हुए जो पैसा आपको प्राप्त हो रहा है उसको हम लोग स्थानांतरण आय कहेंगे। इसको हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्योज्य आय से आप क्या समझते हैं, अथवा सकल राष्ट्रीय प्रत्योज्य आय से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय प्रत्योज्य आय वह आय है जो किसी देश के निवासियों को सभी स्रोतों, अर्जित आय एवं विदेशों से प्राप्त होने वाले चालू हस्तांतरण भुगतान। अर्जित आय हो गया मतलब साधन आय, जो साधन से प्राप्त होगा, और विदेशों से प्राप्त होने वाला चालू हस्तांतरण। हस्तांतरण मतलब कहें कि उपहार, गिफ्ट, ये सब के रूप में जो आय प्राप्त होगा वो हस्तांतरण आय कहलाएगा। तो चालू हस्तांतरण भुगतान से उपभोग या बचत के लिए 1 वर्ष से प्राप्त होती है। अतः राष्ट्रीय प्रत्योज्य आय वह आय है जो किसी देश के निवासियों को सभी स्रोतों मतलब आ गया अर्जित आय एवं विदेशों से प्राप्त होने वाले चालू हस्तांतरण भुगतानों से उपभोग या बचत के लिए 1 वर्ष में प्राप्त होती है। अतः राष्ट्रीय प्रत्योज्य आय का फॉर्मूला होगा शुद्ध घरेलू आय प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय प्लस शेष विश्व से शुद्ध चालू हस्तांतरण। और सकल राष्ट्रीय प्रत्योज्य आय है यह शुद्ध राष्ट्रीय प्रत्योज्य आय तथा चालू पुनर्स्थापन लागत अर्थात समस्त अर्थव्यवस्था के संयंत्र पर घिसावट का जोड़ होता है। चालू पुनर्स्थापन लागत मतलब होता है जैसे मशीन है, चलते चलते उसमें कुछ खराबी आ गया तो उसका रिपेयरिंग में जो पैसा लगेगा वो मेरा चालू पुनर्स्थापन लागत या घिसावट व्यय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय मापने की विधियों को समझाएं। राष्ट्रीय आय को मापने में कौन कौन सी कठिनाई उत्पन्न होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय आय मापने की निम्नलिखित विधियां। पहला आय विधि। इस विधि को वर्गीकृत कार्यों के अनुसार विधि या साधन भुगतान विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अनुसार देश के संपूर्ण व्यक्तियों एवं संस्थाओं की आय की गणना की जाती है तथा उसके कुल योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित चरणों का प्रयोग किया जाता है। सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पादन प्रक्रिया में सृजित आय के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। आय विधि में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख चरण है। पहला, विभिन्न साधनों को प्राप्त होने वाली आय को विभिन्न वर्गों में बांटना। संसाधन आय के घटक निम्नलिखित हैं। तो पहला है कर्मचारियों का प्राश्रमिक, लगान, ब्याज, लाभ और मिश्रित आय, इसको हम लोग साधन आय भी कह सकते हैं। ख है घरेलू साधन आय की गणना। घरेलू साधन आय की गणना करने के लिए कर्मचारियों के प्राश्रमिक, लगान, ब्याज एवं लाभ का योग करते हैं। अतः घरेलू साधन आय बराबर कर्मचारियों का प्राश्रमिक प्लस लगान प्लस ब्याज प्लस लाभ प्लस मिश्रित आय। मिश्रित आय का अर्थ अनगिनत उद्यमों की आय जिसमें कर्मचारियों के प्राश्रमिक, लगान, ब्याज, लाभ को बांटना कठिन होता है। ग है राष्ट्रीय आय की गणना। घरेलू साधन आय में विदेशियों से अर्जित शुद्ध साधन आय को जोड़ना राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अतः राष्ट्रीय आय बराबर घरेलू साधन आय प्लस विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय। अगला है राष्ट्रीय आय मापने की विधि है उत्पादन अथवा मूल्य वृद्धि विधि। इसे औद्योगिक उद्गम विधि या शुद्ध उत्पादन विधि भी कहा जाता है। इस पद्धति के अनुसार वस्तुएं सेवाओं की कुल वार्षिक उत्पत्ति में कच्चे माल की कीमत, चल एवं अचल पूंजी का
प्रतिस्थापन व्यय, अचल पूंजी की घिसावट एवं मरम्मत का व्यय तथा कर एवं बीमा का व्यय निकाल कर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बचता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को उत्पत्ति के साधनों के बीच बांटा जाता है। यद्यपि यह पद्धति लंबी एवं कठिन है, तथापि आय की गणना के लिए मुख्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। तीसरा विधि है व्यय विधि। इस विधि को आय विन्यास विधि या उपभोग एवं निवेश विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अनुसार देश के संपूर्ण व्यक्तियों एवं संस्थाओं के व्यय, बचत तथा संचय की गणना की जाती है तथा उसके कुल योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। चौथा है व्यवसायिक गणना पद्धति, पांचवा उत्पादन और आय का मिश्रण और छठा है सामाजिक लेखा पद्धति। अब राष्ट्रीय आय की गणना की कठिनाई। तो पहला कठिनाई है कुछ वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा में माप संभव नहीं होता है। दूसरा, दोहरी गणना की कठिनाई। तीसरा, अपर्याप्त एवं अविश्वसनीय आंकड़े, मतलब कोई भी आदमी सही आंकड़ा नहीं बताता है। दोहरी गणना की समस्या मतलब होता है कि एक डॉक्टर है, वो अपने घर में एक माली को भी रखा। डॉक्टर कमाता है 10,000 रुपया और उसी में से माली को 1,000 वो वेतन देता है। तो जब हम राष्ट्रीय आय का मैंने गणना करेंगे तो उसमें सभी समान निवासियों के आय को जोड़ा जाता है। तो डॉक्टर का 10,000 और माली का 1,000, तो टोटल आय मेरा 11,000 बताएगा, जबकि 10,000 से निकल के वो 1,000 गया है। तो इसी तरह की समस्या को हम लोग दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। चौथा है कीमतों में होने वाले परिवर्तन के कारण कठिनाई। पांचवा, स्टॉक मूल्यों में परिवर्तन से गणना में कठिनाई। अब है बाजार मूल्य पर कुल राष्ट्रीय आय तथा साधारण आय पर शुद्ध घरेलू आय के बीच अंतर स्पष्ट करें। यहाँ थोड़ा गलत हो गया। कुल राष्ट्रीय आय, बाजार मूल्य पर कुल राष्ट्रीय आय एक देश की घरेलू सीमा में समान निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य के अतिरिक्त विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय तथा पूंजी के उपभोग का जोड़ होता है। कुल साधन आय पर बराबर होता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। अथवा फॉर्मूला को लिख सकते हैं, विदेशों से शुद्ध साधन आय बराबर होता है देश के निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित साधन आय माइनस गैर निवासियों द्वारा हमारे देश में अर्जित साधन आय। गैर निवासी मतलब विदेशी हो गया। शुद्ध घरेलू आय किसी एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में अर्जित कुल साधन आय, लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ का जोड़ साधन कीमत पर शुद्ध घरेलू आय होता है। अगला क्वेश्चन है दोहरी गणना की समस्या से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो दोहरी गणना से अभिप्राय है कि किसी वस्तु के मूल्य की गणना एक बार से अधिक करना। इसका कारण यह है कि यद्यपि उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है, इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पाद में अनावश्यक रूप से वृद्धि हो जाती है। जैसे उत्पाद का मूल्य बराबर किसान 400 में आटा, बेकरी वाला को 600 में मैदा, दुकानदार 800 रुपये में डबल रोटी तथा उपभोक्ता को 900 रुपये में सामान प्राप्त होगी। इस तरह एक ही समान गेहूं का मूल्य 2700, मतलब तीनों को जोड़ देंगे तो 1 2 माने 400 600 800 900 को जोड़ना 2700 रुपया तक हो जाएगी। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पाद में अनावश्यक रूप से वृद्धि हो जाती है। दोहरी गणना की गलती से बचने के दो उपाय हैं। पहला है अंतिम उत्पाद विधि। इस विधि के अनुसार दोहरी गणना की गलती से बचने के लिए उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है। तो अंतिम वस्तु का मूल्य बराबर होगा उत्पाद मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य। मूल्य वृद्धि विधि, मूल्य वृद्धि विधि की गणना करने के लिए किसी उत्पादन के मूल्य में से उसकी लागत को घटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है घरेलू कारक आय के घटकों को दर्शाए राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाता है। अथवा क्वेश्चन रहेगा कारक आय क्या है। तो कारक आय से अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित उस आय से है जो उसे कारक सेवाओं के बदले में प्राप्त होती है, या उसके श्रम के बदले मजदूरी, उसकी भूमि के लिए लगान, पूंजी के लिए ब्याज अथवा उद्यम के लिए लाभ के रूप में हो सकती है। इसमें ऐसी कोई भी आय शामिल नहीं होती है जो अर्जित नहीं की गई है अथवा जिसके बदले में कोई सेवा प्रदान नहीं की गई है। एक लेखा वर्ष में एक देश के समान निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय के कुल जोड़ को राष्ट्रीय आय का
आय का अनुमान लगाया जाता है। घरेलू कारक आय के घटक, तो पहला है कर्मचारियों का प्राथमिक लगान, ब्याज और लाभ। पांचवा है मूल्यह्रास या उत्पादन लागत का एक भाग है। सृजित आय की गणना में इसे सम्मिलित किया जाता है, इसे पूंजी उपभोग कहा जाता है। छठा है शुद्ध अप्रत्यक्ष व्यावसायिक कर। अप्रत्यक्ष कर से उत्पादन कर, बिक्री कर, सेवा कर व सरचार्ज वस्तु और सेवाओं की कीमत में शामिल किए जाते हैं। ये सृजित आय के भाग हैं। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की गणना करने के लिए सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता को घटा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्या घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय आय की तुलना में बड़ा होता है? कारण दे। तो एक वर्ष के दौरान एक देश के घरेलू सीमा में समस्त उत्पादकों द्वारा की गई, यहाँ गलती लिखा हुआ है, गई मूल वृद्धियों के योग को घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा घरेलू सीमा के भीतर और बाहर की जाने वाले मूल वृद्धियों के योग को कहते हैं। अतः जब हम घरेलू उत्पाद में विदेशी शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं तो यह राष्ट्रीय आय बन जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय बराबर घरेलू प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय। इसलिए घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय आय से हमेशा कम होता है, कभी भी अधिक नहीं हो सकता। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी के आकलन में किन कार्यों को अपर्जित माना गया है? इसके कारण भी बताएं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य के अतिरिक्त विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय तथा अस्थायी पूंजी के उपभोग का जोड़ है। इसमें निम्न कार्यों को अपर्जित माना गया। मतलब हम लोग राष्ट्रीय आय के जोड़ में क्या क्या चीज़ को शामिल नहीं करेंगे। तो पहला, गैर कानूनी क्रियाओं से प्राप्त आय जैसे जुआ, काला धन या आय जो उत्पादकों के खातों में दिखाई नहीं जाती। तीसरा है हस्तांतरण भुगतान जैसे वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, मौद्रिक लेन देनों से आय जैसे शेयर तथा डिबेंचरों से, पुरानी किताबों का मूल्य। और छठा है स्व उपभोग सेवाएं जैसे डॉक्टर द्वारा अपनी पत्नी का इलाज। क्योंकि ये सभी अनार्थिक क्रिया है, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय तथा निजी आय में अंतर बताएं। तो पहला, राष्ट्रीय आय में अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों की आय शामिल की जाती है। इसके विपरीत निजी आय में केवल निजी क्षेत्र की आय शामिल की जाती है। दूसरा है, राष्ट्रीय आय में केवल कारक आय शामिल की जाती है, इसमें किसी भी प्रकार का हस्तांतरण भुगतान शामिल नहीं किए जाते। इसके विपरीत निजी आय में कारक आय तथा सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण और शेष वित्त से प्राप्त शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण शामिल किए जाते हैं। तीसरा है, राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय ऋण पर दिए गए ब्याज को शामिल नहीं किया जाता, परंतु निजी आय में राष्ट्रीय ऋण पर दिए गए ब्याज को शामिल किया जाता है। तो बच्चों, प्रश्न समझने में अगर ज़रा भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।